ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं यूएसए और मैं ही लंदन। दोस्तों, we are going to start with today lecture number 3 for ACCA for F9 skill level financial management and I am doing chapter 7 लाइव ले रहा हूं बेटे लेक्चर आपके लिए। मैंने लाइव के लिए पहले रिकॉर्ड कर दिया बट आई विल बी टेकिंग योर कमेंट्स एंड ऑल दैट। तो दोस्तों, आप अपने रजिस्टर को ओपन कर लें। हम आज लेक्चर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 बेटे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ACCA स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर 7 एंड लेक्चर 3। बेटे, आज के इस लेक्चर में आई विल बी टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैंने अभी तक कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं देखा, यू नो, इन दिस they have not asked about what is the meaning of operating cycle, what are the factors which affect operating cycle, how to calculate operating cycle। even आपको illustrations पूरे questions आएंगे and then you have to calculate operating cycle। so today is the most important lecture, मैं ये कहूंगा, because in next lecture I will be doing with the practical illustrations of Kaplan and all that। तो दोस्तों, आप सभी बड़े ईमानदारी से, आज सिंसियरिटी से अपने टेबल चेयर में बैठकर जल्दी से अपना नोटबुक निकाल लीजिए। कैलकुलेटर आज नहीं चाहिए, बस आपका मेरे को 100% फोकस चाहिए। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय वर्किंग कैपिटल। I have told you what I mean by working capital management. I have told you that why there is a trade-off between liquidity and profitability. And a good effective finance manager is the person who will calculate the optimum balance. जो optimum balance निकाले किसके बीच में, between liquidity एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बेटे, दोनों चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आपको ACC का क्वालिफिकेशन भी चाहिए, नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आई वॉन्ट लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। सो इफेक्टिव फाइनेंस मैनेजर विल बी दैट पर्सन, यू नो, who will take into account the trade-off between the balance between liquidity and profitability। तो बेटे, उसी को तो बोलते हैं बेस्ट बैलेंस। जैसे आपकी बॉडी में ब्लड का प्रेशर है, यू नो, लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, कई बार आपको गुस्सा आता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। बट द पॉइंट इज, डॉक्टर जब आपको चेक करेगा तो इट मींस ही विल सी द एवरेज, यू नो, व्हाट इज द एवरेज बैलेंस, व्हाट इज द ऑप्टिमम बैलेंस। कई बार कम हो जाता है, कई बार ज्यादा भी हो जाता है। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, कई बार और एक्सेप्शंस। ऑन एन एवरेज वी शुड हैव अ ऑप्टिमम बैलेंस। बेटा, दैट इज अ आर्ट, ये साइंस नहीं है। यू नो, टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बैलेंस, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी सिचुएशंस। तो धीरे धीरे आपको जब ये एक्सपीरियंस होगा तो आप उस आर्ट को यूज करेंगे एंड यू कैन कैलकुलेट ऑप्टिमम बैलेंस। बट स्टिल टू सम एक्सटेंट इट इज अ साइंस। मैं आज आपको साइंस की बातें बताऊंगा, that how working capital management is a science as well as a art। both है बेटे, दोनों हैं, because we can use some formulas, we can calculate something, you know, and then on the basis of that we can analyze। तो आप जल्दी से रजिस्टर ओपन करें बेटे। आज आपको सब कुछ नोट करना है, जो भी मैं कुछ बता रहा हूं। आप इसको लाइव को छोटी मोटी बाकी यूट्यूब लाइव जैसे मत माने बेटे, बिल्कुल ना माने, आप अपना नुकसान करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी मच सिंसियर। फर्स्ट पॉइंट, लेक्चर नंबर 3, optimum balance of working capital, how to calculate optimum balance of working capital। It means, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे कितनी चपाती खानी है। बेटे, आप 2 चपाती भी खाते हैं, कई बार 3 चपाती खाते हैं। एक बार फास्ट रखा हो तो आप उसके अगले दिन बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। अब ये तो आपको मालूम है ना कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने ब्रेकफास्ट किया है या नहीं किया, या आपके मनपसंद सब्जी है या नहीं है। इसी तरह से अ फाइनेंस मैनेजर हैज टू फाइंड आउट, बिकॉज दिस फिगर इज नॉट गिवन टू यू एंड दिस दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय एनी सॉफ्टवेयर, सैप, टैली, कोई नहीं निकाल सकता बेटे, ये आर्ट है। तो हाउ मच रिक्वायर्ड, हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल यू शुड हैव, you know, that's something which we want to calculate। because if I say that this is the amount, X dollars is the amount of working capital I require for running day-to-day operations। मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास हर समय 50,000 रुपए, या आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ बैलेंस विच विल बी ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वो हमेशा मुझे रखना पड़ेगा। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं जो आप सुन नहीं रहे, कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे ध्यान से नहीं सुन रहे। मैंने कहा
आई शुड ऑलवेज हैव। बेटे आप कभी क्रोमा में गए हो, कभी रिलायंस डिजिटल में गए हो, तो आप कभी एमआई स्टोर में गए हो, बेटे उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा रहना चाहिए। लेट इट बी मारुति सुजुकी, दे शुड ऑलवेज हैव सम रॉ मटेरियल, होना चाहिए बेटे पहले से ही, बिकॉज जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगी अगर रॉ मटेरियल नहीं हुआ तो इट विल हैव अ स्टॉक आउट पोजीशन एंड देयर विल बी, दे हैव टू पे टू द वर्कर्स। वेजेस तो आ गए, वर्कर्स तो आ गए, उनको वेजेस देनी पड़ेंगी। मिस्टेक आपकी है कि आपने रॉ मटेरियल पहले से क्यों नहीं खरीद के रखा, बिकॉज इट विल टेक सम लीड टाइम। आपने ऑर्डर किया, आपके घर तक फैक्ट्री गेट तक आने में समय लगता है बेटा। तो आपको ये जुगाड़, ये इंतजाम, ये सिस्टम, ये परचेजिंग पहले से ही करके रख लेनी है। अब जब आप पहले से रॉ मटेरियल परचेज करके रखेंगे तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर फंड्स इन दैट। It means if I keep more balance of inventory, how much balance of inventory, वो हम करेंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। आई एम टॉकिंग ब्रॉडली दैट हाउ मच शुड बी द वर्किंग कैपिटल बैलेंस। मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि मेरे जो फंड्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स हैं, एंटिटी के फंड्स हैं, दैट विल बी इन्वेस्टेड बिकॉज दैट इट विल बी इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, बिकॉज दे शुड ऑलवेज हैव सम बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ ना कुछ तो बैलेंस होना ही चाहिए। आपने कभी अपना रेफ्रिजरेटर घर में खोल के देखा है? हर समय आपको कुछ ना कुछ उसमें सामान मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा भैया खाने के लिए, कभी भी खाली नहीं होगा। कुछ दूध होगा, कुछ फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, ड्राई फ्रूट्स होंगे, चॉकलेट्स होंगी, एग्स होगी, ब्रेड होगी, एटलीस्ट समथिंग विल बी देयर। Similarly, for an organization, for a manufacturing company, for a entity, there has to be some stock of raw material in the stores. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मेरे को अब ये देखना है कि मेरे जो पैसे हैं, मेरी एंटिटी के जो पैसे हैं, कितने पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, बिकॉज आई हैव टू होल्ड दैट। किसमें? रॉ मटेरियल इन्वेंटरी में। एंड हाउ मच फंड्स आर ब्लॉक्ड इन वर्क इन प्रोग्रेस। बेटे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में इट विल टेक सम टाइम। तो मारुति सुजुकी को दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो गई। देखिए इन्वेंटरी, एक तो हो गया बेटा रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, और एक जो फैक्ट्री में गाड़ियां बन रही हैं, अभी पूरी नहीं बनी लेकिन कुछ गाड़ियां तो बन रही है, वर्कर्स उस पर काम कर रहे हैं, किसी में पेंट का वर्क हो गया, किसी में इलेक्ट्रिसिटी वर्क हो गया, किसी में कुछ हो गया, बट स्टिल दे आर नॉट 100% कंप्लीटेड। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द पॉइंट इज बेटे जो फैक्ट्री में काम चल रहा है, आवाजें आ रही हैं, धाएं धाएं मशीनें चल रही हैं, द पॉइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड सम फंड्स इन दैट ऑल्सो। अब एक बार प्रोडक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है मारुति सुजुकी की, कार्स बिल्कुल रेडी हो गई बेटा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। इट मींस मारुति सुजुकी विल हैव टू इन्वेस्ट, विल हैव टू होल्ड द इन्वेंटरी इन 3 पार्ट्स। दैट इज, फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, second is work in progress, investment in raw material inventory, investment in work in progress inventory, investment in finished goods inventory। बेटे एकदम तो बिकने वाली नहीं है, कारें बन गई तो ऐसा थोड़ी है कि खाली मारुति इज द ओनली ऑटोमोबाइल डीलर, देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स। कोई अफीम नहीं है, स्मैक नहीं है जो 1 सेकंड में बिक जाएगी। बेटे लाइन लगती है बेटे स्मैक को खरीदने के लिए, बट इट इज नॉट अ स्मैक, इट विल टेक सम टाइम पीरियड। इनको दे हैव टू एडवर्टाइज, दे हैव टू कम अप विद द ब्रांड एम्बेसडर्स, दे हैव टू वेट। So the point is, if I am a finance manager of Maruti Suzuki, I have to invest funds in inventory, in raw material inventory, in work in progress inventory, and in finished goods inventory. It is just like you are ACCA, you want to become ACCA. If for ACCA, there are some raw materials class 12 students who have not registered. 0% प्रोसेसिंग होता है बेटा रॉ मटेरियल में, 0% प्रोसेसिंग है। आपने रजिस्टर कर लिया, F1 दे दिया, क्लियर हो गया, F2 में आ गए, स्किल में आ गए, बट यू आर स्टिल इन दैट प्रोसेस। सो फॉर ACCA you are work in progress, and there are so many persons who have qualified ACCA, they are now members of ACCA, now they are ready for the job। अभी जॉब मिली नहीं है बेटा, आप बात समझ लीजिएगा। आपका ACCA बनना और जॉब मिलने में भी टाइम पीरियड आ सकता है, बिकॉज देयर कैन बी कैंपस इंटरव्यूज, यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यूज एंड ऑल प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको शो करना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम।
So the point is, for a manufacturing organization, they have to find out how much is the funds will be invested in these inventories, because I have to hold that inventories. मुझे होल्ड करके रखना पड़ेगा, जैसे होल्ड करते ना बेटे, इस पेन को होल्ड कर दिया मैंने, रख लिया अपने पास, मेरे पास चाहिए हमेशा, ऑलवेज. सो फॉर दैट, बिकॉज मैंने ये बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा, हाउ मच फंड्स आर ब्लॉक्ड. ब्लॉक्ड का मतलब है बिकॉज मेरे को वो इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी. अब वो इन्वेंट्री मुझे खरीद के पहले से रखनी पड़ेगी, उसमें मेरे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे. वो पैसे, उसको मैं कहूँगा वर्किंग कैपिटल. नाउ वो फंड्स जो ब्लॉक हो जाएंगे, आई वुड हैव इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, आई वुड हैव अर्न सम मनी. अगर आप एसीसी नहीं कर रहे होते तो आप कहीं जॉब करते, और जॉब करते तो कुछ पैसे मिलते, बट यू आर नॉट getting that funds. So there is a trade-off between, first point is my time is being blocked there, or my funds are being blocked for an entity. For a student, time is blocked. So I have to see a trade-off. मुझे देखना है क्या. Now it is a art. ये साइंस नहीं है कि बता देगा जी साहब इतना लिक्विडिटी हो, इतना प्रॉफिटेबिलिटी हो. It depends, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है बेटा. तो लिक्विडिटी कितना होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कितना होना चाहिए. आई हैव प्रिपेयर्ड अ ग्राफ इन द लास्ट लेक्चर. एक का एक्सेस अपवर्ड होता है, दूसरा डाउनवर्ड आता है. आई हैव टू फाइंड ऑप्टिमम बैलेंस. दैट इज ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. बेटा लिक्विडिटी का दूसरा नाम बहन है, सिनोनिम इज कैश फ्लो. लिखेंगे बेटा, लिखेंगे. प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा नाम प्रॉफिट्स भी है या प्रॉफिटेबिलिटी है, एक ही बात है. तो आई थिंक आपने सभी ने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया. देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज का लेक्चर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है चैप्टर 7 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए. मैं 100% होकर बता रहा हूं. आज मैंने आपको विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन की बातें बतानी है. मैंने आज आपको F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक कॉस्ट शीट बतानी है. मैं आज आपको लॉजिक बताऊंगा. तो टुडेज लेक्चर इज इंपॉर्टेंट सो दैट इन लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रैक्टिकल कर पाए बेटे, तभी तो हो पाएगा. चलिए जल्दी से, नहीं लिखा तो एक बार और लिख लीजिए. तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आप सबको बता दिया. नाउ द पॉइंट इज, मुझे अब चेक करना है कि मेरे में लिक्विडिटी कितनी है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बिकॉज इट इज अ ट्रेड ऑफ. ये करूं या वो करूं. ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है, एक चीज दूंगा दूसरी लूंगा. आप ऑरेंजेस खरीदते हो तो ऑरेंजेस लेते हो और पैसे देते हो. You purchase USD you are buying and you are giving INR. It means it is a trade between dollars and INR. Similarly, you have to see a trade between profitability and liquidity. If you want to increase profitability, you have to sacrifice with the liquidity. And if you want to have liquidity, you have to sacrifice with profitability. बेटे दोनों चीजें नहीं मिलती, इसलिए आपको उनका आपस में ऑप्टिमम बैलेंस निकालना है. अब इसको निकालने के लिए नो डाउट देयर आर सम रेशियोज, बट वो साइंस है. वी कैन यूज दोज रेशियोज बिकॉज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज अ आर्ट. आर्ट भी है, साइंस भी है. मैं अब साइंस में आ रहा हूं. तो बेटे बचपन से ना 11th क्लास से आप एक रेशियो पढ़ते आ रहे हैं जिसका नाम है करंट रेशियो. जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप बताइए हॉस्पिटल में सबसे पहले क्या किया जाता है. उस पेशेंट का सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में क्या करते हैं, उसकी अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो बेटा सबसे पहले उसका हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि उसका जो ब्लड का प्रेशर है, जो हार्ट से जो खून का दौरा आ रहा है, सब ठीक ठाक है क्या, वो शूट अप तो नहीं कर गया. बिकॉज उस ब्लड प्रेशर से मुझे बीमारी तो नहीं पता चलेगी, बट आई कैन गेट सम इंडिकेशन. सेकेंड पॉइंट इज, हम उसका शुगर लेवल चेक करते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें शुगर कितनी है, डायबिटिक लेवल कितना है. कई बार शुगर लेवल बढ़ जाता है, उससे भी प्रॉब्लम आती है. तो पहले 2 टेस्ट करते हैं बेटे, उसके बाद वी कैन गेट ए आइडिया. फिर हम धीरे धीरे आगे जाते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, एक वे मिल जाता है कि हमें अब इस रास्ते में जाना है. सिमिलरली, in order to find out whether a company has a proper liquidity or not, there are 2 tests which we will be doing. And ये जो 2 टेस्ट है ना, that you have already discussed, we have discussed in class 11. from class 11 आप करते आ रहे हैं बेटे. ये 2 टेस्ट का नाम है करंट रेशियो टेस्ट एंड लिक्विडिटी रेशियो टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्विक एसेट रेशियो टेस्ट. तो
आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सेकंड पॉइंट पे आ जाना है और आप आ जाइए इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी। मैं आ रहा हूं बेटे, मैं पहले आ गया मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी। पहले इसको लिख लेते हैं बी पॉइंट को, चलिए इसको ए बना लेते हैं बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको हम ए बना रहे हैं और ये जो मैंने ए लिखा है ना, इसको भी आ रहे हैं, इसको बी बनाएंगे। पहले आप ए लिख लीजिए बेटे, हाउ आई कैन हैव एटलीस्ट अ प्राइमा फेसी व्यू दैट वेदर दिस कंपनी इज लिक्विड और नॉट। तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी के जेब में जाऊंगा, अपना हाथ डालूंगा और उसकी पॉकेट में देखूंगा कितने पैसे पड़े हैं, और उसकी दूसरी पॉकेट में भी हाथ डालूंगा और देखूंगा कितने पैसे, कितनी पर्ची हैं जो उसको पेमेंट करनी है। You're getting my point? So I will be calculating two ratios, and on the basis of those two ratios, I can easily find out that how liquid that company is. And the first ratio is current ratio. You have already heard of that, you know. Ratio का मतलब क्या है? किसी चीज को किसी से डिवाइड करना या किसी चीज की रिस्पेक्ट टू किसी दूसरी चीज से रिलेशनशिप को कैलकुलेट करना, दैट इज रेशियो। रेनफॉल वर्सेस अम्ब्रेला, रेनफॉल का रिलेशनशिप सेल ऑफ अम्ब्रेला से कैलकुलेट करना, तो मैं कहूंगा रेनफॉल इज टू अम्ब्रेला, दिस इज अ रेशो। अच्छा, किसी भी रेशो में क्या होता है बेटे, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ये वैसे मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादा बताया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी बताया है, बट स्टिल बिकॉज यहां पे थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है रेशोज को, तो मैं हल्की सी आइडिया दे दूं। Whenever I want to calculate any damn ratio, it means I want to find out the relationship between two variables. उन दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल जो है ना डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल क्या होता है बेटे, इंडिपेंडेंट होता है। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। शायद आपने आज तक P5 कर लिया, F2 कर लिया, बेटे लॉजिक्स पता नहीं थे आपको, बस जुगाड़ करते गए। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं, जो भी फिगर आती है उसको हम मैथमेटिक्स में अगर आप डिवाइड करें तो दैट इज नेम्ड एज कोफिशिएंट। उस कोफिशिएंट से हम रिलेट करते हैं कि कोफिशिएंट कैसा है, क्या होना चाहिए। ठीक है जी, प्यार तो होना ही था। तो आप पहले लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी, आई कैन कैलकुलेट द लिक्विडिटी विद द हेल्प ऑफ करंट रेशियो एंड द फॉर्मूला फॉर दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। न्यूमरेटर में हम करंट एसेट्स ले रहे हैं, करंट लायबिलिटीज डिनोमिनेटर में ले रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि एक ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर इससे 80 से 110, 15, 20 तक होना चाहिए। आप चाहे अमेरिका में चेक कराएं, चाहे श्रीलंका में, नेपाल में, इंडिया में, पाकिस्तान में, मॉरिशस में, बहरीन में, दुबई में, कहीं पे भी, यू नो, ह्यूमन बीइंग is blood pressure is between this to this. Similarly, a organization if has a current ratio of 2:1, we say that this company is a liquid company because current assets are double than current liabilities. ठीक है जी, एक तो ये टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है लिक्विडिटी रेशो, क्विक रेशो, एसेट टेस्ट रेशो। बेटा इन्वेंट्री जो होती है ना, मैंने आपको बताया ना, इन्वेंट्री इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, सेकंड इज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, थर्ड इज फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। तो वी वांट टू फाइंड आउट क्विकली हाउ मच एसेट्स आर देयर व्हिच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। Now, inventory can take some more time in converting into cash. तो जनरली हम क्या करते हैं, while calculating quick ratio, करंट एसेट्स में से वी एक्सक्लूड इन्वेंट्री। एक बच्चा कहता है कौन सी इन्वेंट्री, मैंने कहा तीनों इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो आप देखिए क्या लिख रहे हैं, क्विक रेशो का फॉर्मूला भी हमें पता ही है, क्विक रेशो 1:1 होना चाहिए। तो बेटे इसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, आपको पता ही था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी। तो न्यूमरेटर क्या आ गया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखा गया कि 1:1 होना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया ब्लड प्रेशर का और शुगर लेवल का। नाउ विद हेल्प ऑफ दैट वी कैन एटलीस्ट गेट एन आइडिया कि ह्यूमन बीइंग को क्या उस प्रॉब्लम, उस पेशेंट को क्या हो सकता है। हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं हो गया, लीवर में प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी में दिक्कत तो नहीं है, पैनक्रियास प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो वी कैन गेट अ प्राइमा फेसी आइडिया। सो सिमिलरली विद हेल्प ऑफ करंट रेशो एंड क्विक रेशो, बेटे ये दो वानर हैं, नल और नील, जैसे थे ना हनुमान जी, हनुमान जैसे भगवान राम जाने वाले थे लंका जी और वो पुल बनाना था सागर के ऊपर। तो बेटे दो वानर थे नल और नील, इनकी मदद से वो पुल बनाया गया। उनको वरदान मिला था कि वो जो भी पानी में फेंकेंगे
वो डूबेगा नहीं, ठीक है जी। तो मैंने कहा नल का मतलब है करंट रेशो, नील का मतलब है लिक्विडिटी रेशो। विद द हेल्प ऑफ दीज टू रेशोज वी कैन फाइंड आउट द लिक्विडिटी। अब सवाल आता है कि लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बताइए, आपकी एज, आप यंग एज हैं, बिल्कुल जवान हैं, ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं, अचानक आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर, भगवान ना करे मैं तो ये कहता हूं, चलिए आप क्या राम का एग्जांपल लेते हैं, राम बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे नजर आता है ना, अचानक उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर डाउन आ गया। बेटे कोविड-19 के बाद आपने देखा ना, कोविड-19 जो भी पेशेंट को हुआ, इवन दे आर यंग, बेटे उनकी डेथ हो गई, सडन डेथ हो, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं हाउ व्हाट हैपेंड। इट मींस जवान होना एक अलग बात है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होना एक अलग बात है। यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन बी अ रिच, यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी, आप बड़ी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, यू कैन बी अ वेरी गुड, यू नो, जो मार्केट प्राइस पर शेयर इज वेरी शूटिंग लाइक एनीथिंग, बट द पॉइंट इज वेदर यू हैव लिक्विड फंड्स। क्या आपके अंदर इम्यूनिटी है? क्या आप रेगुलरली योगा करते हैं? क्या आप रेगुलरली ब्राह्मी प्राणायाम करते हैं? क्या आप रेगुलरली नेचुरल फूड खाते हैं? क्या आप फ्रूट्स लेते हैं? क्या आप वेजिटेबल्स लेते हैं? बेटे दैट इज इम्यूनिटी, आई विल से दैट इज लिक्विडिटी। आप यंग हैं, पर अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो बेटे पूरी दुनिया में आपने देखा बड़े सारे यंग लोगों की कोविड-19 के बाद डेथ हो गई। तो मैं कहूंगा प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड, यंग होना इज गुड, बट along with profitability you should have immunity, you should have liquidity। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनीज बेटे रातों रात बिक जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर लिक्विडिटी जो मैं अभी बताने वाला हूं वो है बेटे किंगफिशर एयरलाइंस। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, दे डिड अ गुड वर्क, सब कुछ बढ़िया था, अच्छा काम चल रहा था, बड़ी अच्छे सब खुश थे, बट द पॉइंट इज उनकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ गई और ड्यू टू दैट लिक्विडिटी दे आर नॉट एबल टू पे द सैलरी, यू नो, टू देयर एम्प्लॉइज। और देखिए क्या हुआ, आइए एक बार देखते हैं पहले, उसके बाद हम जाएंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है जी। बट ये किंगफिशर एयरलाइंस है, ये वीडियो बहुत पुराना है जो न्यूज़ में आया, इसमें ये बताया गया है कि उनको सैलरी देने के पैसे भी नहीं थे। नो डाउट दे हैव गुड asset base but they don't have the liquidity. So just I want to tell you what is the importance of liquidity. Kingfisher employees out on the streets. A nationwide protest launched against the management for not paying salaries for the last 6 months. They do not have any confidence left in the authorities, and which is why they do not want to hold any more meetings, because meetings are not fruitful. The lender's decision to release 60 crore rupees is a small relief, but Kingfisher says it's simply not enough. The wage bill at Kingfisher is 20 crore per month. It means they don't have the funds even to pay that wage bill. They don't have the liquidity. Kingfisher is around 20 crores per month. Only half the employees were paid in March. Employees' dues are at least 130. Meetings are not fruitful. The lender's decision to release 6 कि विजय माल्या को जाना पड़ा, आज भी लंदन में है। So the point what I want to say you is that when I am doing working capital management, you know, it means I should have a liquidity because that has to be calculated. तो why liquidity is important वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आइए एक बार क्लास नोट्स में लास्ट पॉइंट लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे ये आ गया बेटे, इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी। मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट दिया कोविड-19 यंग पेशेंट्स, कोविड-19 यंग पेशेंट्स जिनकी सडन डेथ हो गई, डाइड बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। तो आप क्या करें, इम्यूनिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग को रिलेट करें लिक्विडिटी ऑफ अ प्रॉफिटेबल कंपनी। ठीक है जी। इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है,
आपको मैंने अभी अभी किंगफिशर एयरलाइन का एग्जांपल रिलेट करके बताया कि दैट व्हाई दैट लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, लिक्विडिटी को निकालने के लिए आई हैव जस्ट टोल्ड यू द रेशियोज, करंट एसेट्स, करंट रेशियो। तो करंट एसेट्स क्या होंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट स्पैन। जनरली हम 12 महीने बोलते हैं, ठीक है जी, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल होना चाहिए एक्चुअली में। तो आप आइए सर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं इस समय आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। वो बात अलग है कि आज आप थोड़ा सा सीरियस बैठे हुए हैं, दैट इज वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल इज वेरी टेस्टेबल एरिया, टेस्टेबल टॉपिक इन द एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली फॉर ACCA। बेटे इवन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आप स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट लेते हैं इन प्रोफेशनल लेवल, दिस टॉपिक इज बीइंग आस्क्ड। तो आप ईमानदारी से मेरी बात को सुनेंगे। मैंने कहा ऑपरेटिंग साइकिल, आप खाली साइकिल की बात बताइए। साइकिल क्या होता है बेटा? पहिया होता है ना, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और आजकल आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन के बाद लोगों ने साइकिल्स बड़ी परचेज कर ली है, साइकिल में चलते रहते हैं। तो साइकिल में क्या आप घूम रहा है ना, आप अभी इस पॉइंट पे थे, फिर घूम के फिर उस पॉइंट पे आ गए। जैसे रिंग रोड होती है बेटे, घूम रहे हैं ना। इट इज जस्ट लाइक अ रिंग रोड, बट वी विल बी टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दैट व्हाट आई मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल। तो मैंने इसके बारे में वैसे आपको बताया भी है, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। मैं ये कहता हूं कि आपके पास सबसे पहले कैश था। आप कौन? यू आर एंटिटी। विद दैट यू हैव परचेज सम रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, you have purchased that raw material inventory, and then you have started with the production work for that raw material inventory. So you have to hold for some time work in progress inventory, because it cannot be converted in a short span. It takes some time, and after converting into work in progress, it will convert it to finished goods inventory. It means आप ये चेक कर लीजिए कि आपका your investment कहाँ से स्टार्ट हुआ था बेटा? इन्वेस्टमेंट यहां से स्टार्ट हुआ था। चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मिली। अब आई हैव टू कीप दैट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, मेरे पास हमेशा होनी चाहिए उतनी इन्वेंट्री। अच्छा, अब कितनी होनी चाहिए वो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखेंगे, ठीक है जी। सेकंड इज चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते फैक्ट्री मिली, प्रोडक्शन, वेयर प्रोडक्शन इज बीइंग गोइंग ऑन, and because it will take some time to produce the goods, and after that चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? आफ्टर दैट वर्क इन प्रोग्रेस इट विल बी कन्वर्टेड टू फिनिश गुड्स। बेटे 100% की प्रोडक्शन हो गई, 100% कंप्लीट। कच्चा सामान 0% कंप्लीट। और बेटे ये बीच में कहीं घूम रहे हैं, बीच के आप समझते हैं, बीच के, है ना, मेल और फीमेल के बीच के, है ना। तो 0% और 100% के बीच के 99.99 को भी हम वर्क इन प्रोग्रेस कहने वाले हैं, और 0.1 को हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलने वाले हैं। 0% इज कच्चा सामान, दैट इज रॉ मटेरियल। फ्रॉम 0 to 100 in between that it is named as work in progress. So my point is, आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि कैश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स से चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते डेटर्स मिले, अकाउंट रिसीवेबल्स मिले। बेटे आई हैव टू गिव द क्रेडिट, बिकॉज अभी हम कितना क्रेडिट दें दैट विल बी डिस्कसिंग इन रिसीवेबल्स डेटर्स मैनेजमेंट, क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट चैप्टर है अलग से। तो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, बेटे ये चारों चैप्टर्स इंटरलिंक्ड हैं, तभी मैं इन चारों चैप्टर की लाइव लेक्चर्स ले रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? बिकॉज इट समटाइम्स आपका मन नहीं कहेगा, बट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री नॉर्म्स यू हैव टू गिव द क्रेडिट, बिकॉज यू वांट टू ग्रैब द मार्केट शेयर, यू हैव टू गिव द क्रेडिट। तो क्रेडिट दिया, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते फिर कैश मिला। बट इस पूरे प्रोसेस में जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो कई बार यू विल गेट क्रेडिट ऑल्सो, क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। तो बेटे इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करेंगे? डेज में कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर अ फाइनेंस मैनेजर एवरीथिंग इज डेज, और मनी वी विल कैलकुलेट इन टर्म्स, इन मॉनिटरी टर्म्स, और इन डेज कैलकुलेशन, और इन वीक्स, और इन ईयर्स, कुछ भी।
so that we can define that this is operating cycle. This is a period in which I can convert cash again to cash. तो इसका नाम कई जगह ऐसा भी है, कैश कन्वर्जन साइकिल, नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल, या जस्ट कैश साइकिल, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसमें टेंशन मत रहे, लॉजिक आपको पता होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा कि भाई ये मेरे पास इतनी इन्वेंट्री चाहिए, इतनी इन्वेंट्री है, आई हैव दिस मच इन्वेंट्री, ठीक है, ये इन्वेंट्री का बैलेंस होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, इस इन्वेंट्री के बैलेंस को डेज में कन्वर्ट करूंगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस के इन्वेंट्री को डेज में कन्वर्ट करूंगा. वो मेरा काम है. आई विल बी टेलिंग यू द लॉजिक, कोई टेंशन मत लीजिए. तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी कैलकुलेटिंग एवरीथिंग इन डेज. क्या डेज मतलब आई विल बी कैलकुलेटिंग कि वो जो रॉ मटेरियल है वो कितने डेज का है. रॉ मटेरियल आई विल बी कैलकुलेटिंग मैं क्या करूंगा, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी को कन्वर्ट करूंगा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. मतलब वो कितने पीरियड की इन्वेंट्री है, इन डेज में, वीक्स में, या किसी में भी टाइम इंटरवल में. देन आई विल कन्वर्ट वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, जो मैंने अभी ऊपर बताया, उसको भी डेज में, वीक्स में, पीरियड में कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे करेंगे, चर्चा का मुद्दा है, नो नीड टू वरी, हम देखेंगे, भूपेश आनंद समझाएगा आप. इसी तरह से फिनिश गुड्स को, फिर सिमिलरली अकाउंट रिसीवेबल्स को, पेबल्स को, और लास्ट में हम एक फॉर्मूला लगा देंगे. बेटे उस फॉर्मूले का नाम है ऑपरेटिंग साइकिल. उसमें रॉ मटेरियल डेज का होल्डिंग पीरियड देख लेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का देख लेंगे, फिनिश गुड्स का देख लेंगे, अकाउंट रिसीवेबल्स का देख लेंगे, और इसमें से जितना हमें मिला अकाउंट्स पेबल से वो देख लेंगे. इस ड्रामे का नाम है जी, क्या नाम है, ऑपरेटिंग साइकिल. मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है. अभी आपको मैं एक गाना भी दिखाऊंगा, गूगल में लेके चलूंगा. बट अगर आपके पास जूस नोट्स हैं तो आप एक बार जूस नोट्स निकाल कर देखिए. मैंने बड़ा प्यार से इन सभी बातों को बताने की कोशिश की है. एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. नहीं भी है तो यहाँ पे नजर मार लीजिए जो मैं कहने जा रहा हूँ. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर 7 देखिए, is working capital management. Chapter 8 is again working capital management, but we will be trying to find out how much is the balance we should have for inventory, for raw material. That is inventory control management. Again, in chapter number 9, if you sincerely see working capital management, receivables and payables, that how much amount of credit we should give to debtors, to my customers, to my receivables, because I have to do sometime credit sales. And chapter 10 is working capital management, cash and funding strategies. How much should be the cash I should have? तो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, ये तीनों आपस में बिकॉज दे आर कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. यू गेटिंग माय पॉइंट. इनकी मैनेजमेंट भी करेंगे बेटे, पूरा कराऊंगा मैं. जब वादा किया तो निभाऊंगा. एटलीस्ट वर्किंग कैपिटल तो पूरा ही कराने वाला हूँ. वर्क हार्ड, बी काइंड, एंड अमेजिंग थिंग्स विल हैपन. वो कहता है ये एक तो मेहनत ज़्यादा करो, दूसरों के साथ दया करो, अपने लिए कठोर बनो, तो आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी. मैं आ गया जी भूपेश आनंद कंसेप्ट में. ये हमने वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. मैं अभी आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस एज वेल एज दिस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं इसको 5 स्टार्स लगा रहा हूँ. इसी में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आज लॉजिक भी देखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल इज द लास्ट पार्ट. इवन आई विल से वर्किंग कैपिटल रेशियोस और ऑपरेटिंग साइकिल एक ही है, देखेंगे, कोई बात. तो बेटे ये मैंने सब बता दिया आपको. मैं सीधा ऑपरेटिंग साइकिल में आना चाह रहा था, लेकिन स्टिल चलिए कोई बात नहीं. मैं एक बार थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ. वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ऑपरेशंस. तो मैं की वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, डे टू डे ऑपरेशंस. नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में मैं अगेन कीवर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो मैं खाली कीवर्ड को हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि आई एम अंडरलाइन कीवर्ड्स. ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैंने ये भी बताया था, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, और इसका ग्राफ भी बना के दिखाया था बेटे लेक्चर नंबर 1 में या 2 में. उसके बाद हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था और एक ऑप्टिमम बैलेंस का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी. लिक्विडिटी को हम कैश फ्लो भी कह सकते हैं. मैंने आपको किंगफिशर एयरलाइन का एग्जांपल दिया फॉर एक्सप्लेनिंग दिस एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. सो आई हैव गिवन द रीजंस. आई होप अगर आप ये पढ़ेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगा. दीज आर जूस नोट्स.
because you have already written my class notes. Liquidity context of working capital means enough cash or ready access to cash to meet and payment obligation where this. ठीक है सर, तो ये आपको पता ही है. मैं आगे चला. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट वर्किंग कैपिटल. तो मैंने आपको बताया नेचर ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट पॉलिसीज, सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस, मार्केट कंडीशंस, ऑपरेटिंग साइकिल. आज हम ऑपरेटिंग साइकिल पे ही हैं, अभी अब वो डिस्कस करना है. सो दीज आर द फैक्टर्स which can affect your working capital. जैसे आपकी personality जो भी बनी, there are so many factors which can affect that personality. Similarly for working capital there are so many factors. One can be aggressive. मैंने example दिया था मुकेश अंबानी का, और conservative में रतन टाटा का. High risk, low risk, high profit, low profit, lower level, ये important है बेटा, lower level of working capital. और इसमें बेटे higher level of working capital. ठीक है जी. एक बात मैंने अब आपको बतानी थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर ट्रेडिंग और अंडर ट्रेडिंग. कई बार आपको भूख कम होती है लेकिन आपकी मनपसंद सब्जी होती है, तो आप ज्यादा खाना खा लेते हैं. ठीक कह रहा हूं. अब जब आप ज्यादा जैसे किसी की मैरिज में आप जाते हैं, है ना, अपने दोस्त की मैरिज में गए या रिलेशन में कहीं गए और आप पहले पहुंच गए, तो बेटे पहले स्नैक्स पर टूट पड़ते हो, सब खाते हो बेटे. स्नैक्स में पाव भाजी, मसाला डोसा, चीला, टिक्की, जो भी कुछ मिलता है सब खा लेते हो. फिर मेन मीनू में चले जाते हो, वहां पे भी दाल मखनी, शाही पनीर, ये वो चटनी, सब कुछ, पराठा, लच्छेदार, ये सब कुछ. फिर स्वीडिश खाते हो. इसका मतलब आपकी स्टमक में इतना था नहीं कैपेसिटी, बट आपने ज्यादा खा लिया. फिर जब जैसे आप निकलने वाले होते हो ना, तो उन्होंने चूरन के स्टॉल्स रखे होते हैं, इनो, हाजमोला, है ना, पुदीन हरा, तो आप फिर वो खाते हो. इसका मतलब आपने खाना ज्यादा खा लिया था, उसको डाइजेस्ट करने के लिए यू हैव टू गो फॉर दैट. इसी तरह से अगर आप इसी चीज को रिलेट करो ओवर ट्रेडिंग और अंडर ट्रेडिंग में, तो ओवर ट्रेडिंग क्या होती है कि आपकी कैपेसिटी नहीं थी बट आप ज्यादा धंधा करते हो, तो इसमें रिस्क फैक्टर है, और आपको बहुत ज्यादा भूख थी, बट यू वांट टू बिकम लाइक कैटरीना कैफ, सो यू आर इन डाइटिंग. आपको एटलीस्ट इतने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स चाहिए, बट आप नहीं ले रहे, डाइटिंग में हो, तो मैं कहूँगा आप अंडर ट्रेडिंग कर रहे हो. आपकी कैपेसिटी ज़्यादा थी बिजनेस करने की, धंधा करने की, बट यू आर डूइंग अंडर ट्रेडिंग. तो दे आर द टू कंसेप्ट्स विच आर नेम्ड एज ओवर ट्रेडिंग एंड अंडर ट्रेडिंग. बेटे मैं क्या करता हूँ, इन सभी चीज़ों को, सारे कंसेप्ट को आपने नोट किया होगा, रियल लाइफ से अटैच कर देता हूँ. और जैसे मैं रियल लाइफ से अटैच करता हूँ ना, आपको बात समझ आनी शुरू हो जाती है. तो आप पढ़ते हैं अंडर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग. ठीक है जी, तो आप इसको देख लेंगे. मैं आगे आ गया जी. मेरे को आज अभी बताना था ऑपरेटिंग साइकिल. सच्ची सी बात तो ये, वो तो चार्ज की बात, सारे कंसेप्ट आ गए तो मुझे बताने पड़े. मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन विच द फर्म रिक्वायर्स. आप लिख चुके हैं क्लास नोट्स में. अगर आपके पास जूस नोट्स नहीं भी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप बस मेरी बात सुनिए. And sell the this. The operating cycle refers to the acquisition of this. और बेटे मैंने नीचे 5 स्टेजेस लिखी हैं, उसमें RWFDC. अब आप देखिए, मैंने नीचे एक बड़ा सा प्यारा सा ये एक फॉर्मूला भी लिखा है. फॉर्मूला एक बच्चा कहता है याद करना है. मैंने कहा बेटे इतनी मेहनत करके मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ. कभी डोमिनोज की बात करता हूँ, कभी मुकेश अंबानी की बात करता हूँ, कभी मारुति सुजुकी की बात करता हूँ, कभी अपनी बात करता हूँ. इसके बाद भी अगर आप फॉर्मूला रटने की बात करते हो तो मेरे लिए शर्म की बात है बेटे. रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स माइनस अकाउंट्स पेबल. तो आप देखिए नीचे चित्र बड़ा प्यारा सा बनाया मैंने. कैश, परचेजेस, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स, सेल्स, रिसीवेबल्स. आराम से बेटे पूरी फोटो आप देखिए, आपको पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सभी एक्टिविटीज समझ आ जाएंगी. ऐसे ही होता है, ऐसे 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 ऐसे. ठीक है जी, तो ये आप आराम से बना लीजिए. वैसे आप बना चुके हैं, मैंने बनाया भी था अभी. ठीक है जी, एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया बेटे. अभी हम लिखेंगे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. अगर आप उस इन्वेंटरी को कैलकुलेट कर दें डेज में, कैसे करेंगे अभी एक सेकंड में देख रहे हैं. लेस पेबल पेमेंट पीरियड प्लस WIP वर्क इन होल्डिंग पीरियड
प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, अच्छा यहाँ पे ये प्लस ही आना चाहिए था, गलती से आ गया, प्लस रिसीवेबल्स होल्डिंग पीरियड, कलेक्शन पीरियड, दिस इज नेम्ड एज कैश ऑपरेटिंग साइकिल और द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम कन्वर्टिंग कैश अगेन टू कैश। यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर वो ट्रेडिंग फर्म है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, भैया हमने सामान लाना है, अमेजोन है, हमने सामान लिया बेच दिया, हमें प्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है ना। कॉलगेट पामोलिव नहीं है, हम हिंदुस्तान लीवर नहीं है कि हम साबुन बना रहे हैं पहले लक्स का, फिर कैटरीना को कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर बन और कह कि मैं इससे नहाती हूँ, नहीं, नथिंग डूइंग। हमने सामान खरीदा हिंदुस्तान लीवर से, बेच दिया, तो बेटे वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री तो होगी भी नहीं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी नहीं होगी, हमने फिनिश गुड्स खरीदे, फिनिश गुड्स बेच दिए, वो उसमें जो टाइम लगा दैट विल बी देयर। तो देखिए इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, यू नो, लेस पेबल पेमेंट पीरियड, वो तो होगा ही। ये इन्वेंट्री जनरली हम फिनिश गुड्स ही परचेज करते हैं, बट इट कैन बी एनी टाइप ऑफ इन्वेंट्री, वी आर नॉट गोइंग फॉर टू प्रोड्यूस इट। तो लेस दिस प्लस क्रेडिट भी जितना दिया, दिस इज। अब एक बच्चा कहता सर ये बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल अगर किसी कंपनी की 2 months है तो इसका मीनिंग क्या समझते हैं? बेटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इफ साइकिल इज 2 months और 60 days और 8 weeks, now you can calculate, you know, in days, in weeks, in months, किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इट इज इमेटीरियल। बट अगर आपने रॉ मटेरियल स्टेज डेज में कैलकुलेट किया है तो यू हैव टू कैलकुलेट वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, बाकी सारे पीरियड्स भी, होल्डिंग पीरियड्स भी यू हैव टू कैलकुलेट इन डेज। मतलब गधे एक साथ होने चाहिए, देन ओनली यू कैन ऐड गधे विद गधे एंड यू कैन सब्ट्रैक्ट गधे विद गधे। ऐसा ना हो कि एक चीज़ आपने मंथ्स में निकाल दी, दूसरी वीक्स में निकाल दी, तो गधे और घोड़े हो गए। आई कैन नॉट सेट ऑफ, यू नो, गधे विद घोड़े। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से। You may calculate in any figure, but examiner will also tell you that whether you have to calculate this in this, but still for logically general understanding purpose आपको गधे ही ऐड करने हैं और गधों में से गधे लेस करने हैं। It means payment period भी गधे का होना चाहिए, account receivable should be for donkeys. You are getting my point? Okay. अच्छा, ये मैं आ रहा था जो 60 days, इसका मतलब ये हुआ कि आप कैश यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ से शुरू किया है ना, यहाँ से जर्नी की आपने, चलते चलते कौन मिला, चलते चलते सब मिले और यहाँ दोबारा पहुँच गए 60 days में। अब एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल 6 days है, अज्यूम कर रहे हैं 60 नहीं 6। इसका मतलब वो सर्कल 6 दिन में कंप्लीट कर लेती है। बेटे आप जब स्कूल में थे ना तो आप एक रेस खेलते थे, रिले रेस, उसमें एक डंडा होता था, डंडा लेके भागते थे, वहां पे खड़ा होता था वो आप उसको डंडा देते थे, वो पकड़ के रिले फिर आगे भागता था, भाग में देखिए आपने, फिर वो आगे, फिर वो। इट मीन्स जो जल्दी से वो सर्कल पूरा कर लेगा वही जीतता था। इट मीन्स लोअर 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 लोअर, शॉर्टर द ऑपरेटिंग साइकिल, बेटर इट इज। लॉजिक है बेटर, हटना नहीं है, बेटर इट इज। जितनी ऑपरेटिंग साइकिल कम होगी उतना अच्छा बेटा। तो आप आराम से उसको देख लें, 2 महीने हम कंपेयर करेंगे, अभी देखेंगे रेशोज को भी देख लेते हैं। मैंने अभी रेशोज, अच्छा चलिए, वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट एसेट, वो मैं बता चुका हूं। अब जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है वो ये है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग रेशो। इसका मतलब क्या है, इन सबका मीनिंग क्या है बेटा, ये बताना है मुझे। आइए, मैं भूपेश आनंद, इन सबको बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसको लिख लेंगे ना, बिकॉज मैंने इसके कैश क्लास स्लाइड्स भी प्रिपेयर किए, तो बेटे जब हम लिखते हैं ना तो कुछ बातें तो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। अब पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग आएगी, बट लिखने से और फिर सुनने से बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको लिखेंगे बेटे, बड़ी मेहनत से मैंने प्रिपेयर किया है वो क्लास स्लाइड्स। आइए हम उसी में आ रहे हैं और थोड़ा सा लिखते हैं बेटे। आइए बेटे, आइए। अच्छा, उसको लिखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूलेस करने हैं बेटे, 5 स्टेजेस हैं, 5 रेशोज हैं, 5 पांडव थे, कुंती माता के पुत्र। तो आई हैव टू टेल यू द लॉजिक्स। तो उस लॉजिक को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। बेटे F2 में बनाई थी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बनाई थी, F5 में बनाई थी आपने। नाउ
द पॉइंट इज व्हाट इज कॉस्ट शीट, आपको सब पता है, बट आप एक बार बना लेंगे तो मैं इसी से आपके सारे फॉर्मूलेज रिलेट कर दूंगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले कॉस्ट शीट आप सब बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, हेडिंग क्या लिखी है आपने, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड। हेडिंग लिखी है आपने कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग हमेशा फॉर द पीरियड बनती है या मंथ बनती है, जो भी पीरियड है फॉर द पीरियड बनती है। बेटे आप ये बताइए, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं अपने घर में, आपको चाय पीनी है, तो आपका अभी मिल्क नया भी आ गया, फ्रेश मिल्क भी आया है, और कल जो रात को बचा था वो भी पड़ा हुआ है। आप घर में कभी देखें हमारी मदर, हमारे पेरेंट्स पहले कौन से मिल्क को कंज्यूम करते हैं? जो पहले कल रात को पड़ा था उसी को रहने देते हैं, पहले फ्रेश मिल्क ले लेते हैं? नहीं बेटा, वी ऑलवेज कंज्यूम जो हमने पहले खरीदा था, क्योंकि वो खराब हो जाएगा ना फिर। इसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब आपने जो पहले परचेज किया है हम उसको पहले से पहले कंज्यूम करेंगे, दिस इज द लॉजिक। और आप जैसे एज्यूम करते हैं, आप मारुति सुजुकी का एग्जांपल लिया था मैंने आपके सामने, और मैंने आपको ये कहा था कि मारुति सुजुकी का एक अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर, और दिसंबर रात को 12 बजे कुछ अभी गाड़ियां बननी बाकी हैं, कुछ अधूरी हैं, मतलब 60-70% कंप्लीट हो गई थी। आप बताइए 1 जनवरी जो नया अकाउंटिंग पीरियड होगा, फर्स्टली दे विल स्टार्ट विद न्यू कार्स, और पहले वो 70% जो कार 31 दिसंबर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे में जो कंप्लीट अभी इनकम्प्लीट थी, फर्स्टली दे विल कंप्लीट दोज कार्स। बड़ी सिंपल सी बात है। तो बेटे वी आर ऑलवेज अज्यूम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो। इसी तरह से फिनिश गुड्स में भी हम फिफो लेते हैं, इवन इफ नथिंग इज गिवन, मैं हमेशा मानूंगा कि मैं फिफो अजम्पशन ले रहा हूं। एक बच्चा कहता था ये कहना क्या चाह रहे हो? बेटे अभी कॉस्ट शीट में आप देखना, आपको दो बैलेंसेस दिए होंगे, एक होगा ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, एक होगा क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, एक होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, एक होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, एक होगा ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, एक होगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी। तो मुझे अज्यूम तो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये जो ओपनिंग है ये पिछले साल का बैलेंस है या इस साल का है। तो मैं अज्यूम करूंगा कि जो लास्ट ईयर रह गया था क्लोजिंग स्टॉक इस बार का ओपनिंग बन गया है, तो पहले मैं उसको कंज्यूम करूंगा, पहले मैं उसी को प्रोड्यूस करूंगा, पहले मैं उसी को बेचूंगा। कंज्यूम का मतलब रॉ मटेरियल, प्रोड्यूस का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश बेचने का मतलब फिनिश गुड्स। इट मींस आई विल बी फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेटे अब ये कॉस्ट शीट आपके कैपलॉन में नहीं बताई, बट यकीन मानिए भूपेश आनंद CA CS CMA अमेरिका लंदन सब है। बेटे मैं आज भी बड़े बड़े पेपर्स दे रहा हूं और आपको मैं यकीन से बता सकता हूं व्हेन आई प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट और उसके बाद मैं वर्किंग कैपिटल जब करता हूं ना, तो मुझे ज्यादा लॉजिकली काम जल्दी भी होता है और समझ भी आता है। तो आप सब मेरे सामने कसम खाएंगे, हाथ ऊपर करें, मैं जैसे बोल रहा हूं, जैसे मेरा नाम है भूपेश आनंद, तो मैं बोलूंगा मैं भूपेश आनंद ये कसम खाता हूं कि मैं कॉस्ट शीट जरूर प्रिपेयर करूंगा बिफोर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल्स। तो हम सब खाएंगे। जैसे आपका नाम है रामलाल, तो बोलिए जी मैं रामलाल ये कसम खाता हूं दैट आई विल फर्स्टली प्रिपेयर कॉस्ट शीट बिफोर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है जी, नीचे कर लीजिए। अब आपने कसम खा ली है, कॉस्ट शीट बनाइए। ये बेटे मैंने जो ओपनिंग ऐड किया और ये जो क्लोजिंग लेस किया, इसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी। तो जो पिछली बार का ओपनिंग पहले उसको यूज करेंगे, इस बार जो खरीदा मान लेना Y है और क्लोजिंग स्टॉक है इस बार का Z, तो बेटे मैं क्या करूंगा X प्लस Y माइनस Z, इसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बड़ा सिंपल लॉजिक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, किसका? रॉ मटेरियल का, कच्चे सामान का, जिसमें अभी 0% प्रोसेसिंग हुआ है। बेटे हुआ ही नहीं, आप मान के चलिए, हुआ कहां, अभी तो स्टार्ट होना है। तो सबसे पहली बात, आप जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो यू विल कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें क्या करेंगे बेटे? डायरेक्ट लेबर मतलब
डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या हुआ कि कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो आप जो फैक्ट्री में होते हैं डायरेक्ट लेबर, अब हमने F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बताया तो मैं नहीं आ रहा ज़्यादा डीप में, प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों ऐड कर दूंगा। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। If I add these three, one drama will be coming and that drama is named as prime cost. सभी लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं, आप कसम खा चुके हैं। हेडिंग लिखी कॉस्ट शीट, फिर लिखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, फिर रॉ मटेरियल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, लेट इट बी सेड so consumed will be x plus y minus z. So this is the formula for raw material consumed, and then I have added two things, direct labor and direct expenses, and if I add those three that will be prime cost. अब बेटे प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। प्रोडक्शन कहाँ होती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री डिपार्टमेंट में। वहाँ पे क्या होती है? मशीन्स होती है। कभी आपने देखा बेटे फैक्ट्री में आवाज़ें आ रही होती है बेटे, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर हो रहे होते हैं। तो एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड इन फैक्ट्री, that is indirect material, that is indirect labor, that is indirect expense incurred in the factory department, उसको हम कहते हैं बेटे क्या बोलते हैं फैक्ट्री और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो अगर आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दें तो एक ड्रामा आता है, उसका नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट, ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसा भी कह सकते हैं, और फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था इन द बिगिनिंग कॉस्ट शीट करने से पहले दैट वी ऑलवेज अज्यूम FIFO, जो काम पिछली बार बनते बनते अभी इनकम्प्लीट रह गया ड्यू टू द अकाउंटिंग पीरियड, इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इन द नेक्स्ट डे आई विल फर्स्टली कंप्लीट दैट वर्क। सो आई विल बी फॉलोइंग FIFO, आई विल बी फर्स्टली एडिंग ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ WIP। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ WIP को प्लस कर देंगे। बेटे जो लॉजिक्स मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह के लॉजिक्स आप पूरा YouTube ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलने वाले। उनको पता ही नहीं है, सब फिरंगी हैं, कुछ लोग इंडियंस भी हैं, मेरे को तो लगता नहीं कि वो समझा भी पा रहे हैं। बेटे ऐसी कोई कंट्री नहीं है, बहरीन, मॉरिशियस, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, सब जगह हम सेल कर रहे हैं अपनी लेक्चर्स, प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, तो ये आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट या नेट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आप सोचिए, आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए, प्राइम कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। इसके बाद सामान कितना बना, कैसे बना, ऑफिस डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट का रोल आ जाएगा। ACC एडमिन डिपार्टमेंट में बैठेगा, वो कैलकुलेशन करेगा कितना रॉ मटेरियल है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, एंड देयर विल बी एडमिन ओवरहेड्स। तो मैं ऐड कर रहा हूं बेटे, एक नया खर्चा ऐड हो गया, एडमिन ओवरहेड्स। किस में ऐड किया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिन ओवरहेड्स ऐड कर दिया। तो ये जो फिगर आएगी इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज नेम्ड एज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आराम से, मतलब हमने कितने यूनिट्स बनाए, उसको बनाने की लागत, उसको बनाने का खर्चा, उसको बनाने की कॉस्ट। अभी हमने बेचने की बात नहीं की, बट हाउ मच वी हैव प्रोड्यूस्ड, वेदर सोल्ड और नॉट, दैट इज इमटेरियल। This much number of units I have produced in this period and the cost is this much, that is named as total cost of production. अब हम उसको सेल करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर्स बुलाएंगे, अमिताभ बच्चन को बुलाएंगे, कैटरीना को बुलाएंगे, आलिया भट्ट को बुलाएंगे, वो हमारी ब्रांड को प्रमोट करेंगे, शाहरुख खान बैजूस क्लासेस के लिए आएगा। तो बेटे उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स इनकर होंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में के बाद हम क्या करते हैं बेटे, ये तो पता ही है ना, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये तो बार बार क्या बताना है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब जो पिछली बार सामान बना रह गया था पहले उसको बेचेंगे, ठीक है जी, प्लस उस फिगर को बेच देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, तो फिगर इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं आ गया जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे। इट मीन्स ऑल Shahrukh Khan, all selling overheads which are being incurred, that we will add with cost of goods sold, and this figure is cost of sales. लिखना है। एक बच्चा मजे ले रहा है, वो लिख ही नहीं रहा, वो बेवकूफ है,
उसको भी दोबारा पैसे पे करने हैं, उसको लग रहा है फ्री में मिल रहा है। बेटे ये लाइव लेक्चर से प्राइवेट कर देंगे थोड़े दिनों में, थोड़े दिनों क्या, थोड़ी देर भी कर दूंगा मैं, अगर आपने अभी ध्यान से नहीं किया तो। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, सेल्स में से लेस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। आराम से, मैं रुक गया हूं। एक बच्चा कह रहा है सर ऑपरेटिंग साइकिल करना था, ये कॉस्ट शीट करा रहे हो। बेटे ऑपरेटिंग साइकिल लॉजिकली तभी समझ आएगा व्हेन यू आर अवेयर ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है जी। तो आराम से दोबारा से देख लो एक बार कॉस्ट शीट। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, रॉ मटेरियल से, उसके बाद प्राइम कॉस्ट में आ गया था, प्राइम कॉस्ट के बाद फिर मैं प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ गया था, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP में आ गया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP में आ गया था, एडमिन ओवरहेड्स में आ गया था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गया था, एंड देन ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अब सुनना जी ध्यान से, ये आप अभी नोट्स में देख भी चुके हैं, फिर भी लिख लीजिए। ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो आपको लॉजिकली समझ आ चुका है। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, अभी पीरियड कैसे निकालते हैं आ रहे हैं, उसी में तो आ रहे हैं, माइनस पेबल्स पेमेंट पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है जी। मतलब एक चीज माइनस होती है बाकी प्लस करके ये जो पीरियड आ गया इसका नाम है कैश ऑपरेटिंग साइकिल और जस्ट ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल और जस्ट कैश साइकिल, कुछ भी। तो आराम से आप पहले लिख लें ठंड रखकर। बेटे लॉजिक मैं बताने वाला हूं, भूपेश आनंद का नाम ही लॉजिक है बेटा। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड माइनस पेबल पेमेंट पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। इसका मतलब मुझे रॉ मटेरियल कितने पीरियड तक होल्ड करना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस कितने पीरियड तक उसकी इन्वेंट्री मुझे होल्ड करनी पड़ेगी, या कितना समय लग जाएगा फ्रॉम कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, फॉर हाउ मच टाइम पीरियड आई विल रिक्वायर टू सेल माई फिनिश गुड्स, यू नो that is finished goods inventory, how much balance I have to keep for how many days, and receivables collection period। अब एक लॉजिक आपको बताना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो आपने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की है ना, बनाई ना कॉस्ट शीट, अज्यूम करते हैं आपने एनुअल बनाई, 12 महीने की कॉस्ट शीट बनाई, ठीक है जी। आपने 12 महीने की कॉस्ट शीट प्रिपेयर की, 12 मंथ्स की कॉस्ट शीट प्रिपेयर की। इट मीन्स रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, मैंने यहां पे 5 पीरियड पहले लिख रहा हूं, फिर आपसे कुछ पूछूंगा। वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, accounts receivables collection period, accounts payable payment period। आराम से बेटे, मुझे आपने ये बताना है कि ये जो 5 पीरियड्स हैं यू नो ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स हैं रॉ मटेरियल की, आपने मुझे बताना है कि इसकी किसके साथ आपके हिसाब से रिलेशनशिप हो सकती है। ये होल्डिंग पीरियड है, ठीक है जी, और ये रिलेशनशिप है। आपने ये रिलेशनशिप ढूंढनी है कॉस्ट शीट में, कहां पर है, कौन सी आइटम के साथ इसका रिलेशनशिप है। जैसे मैं एक तरफ लिख दूं, सपोजिंगली यहां लिखता हूं मैं कैटरीना कैफ, यहां लिखता हूं आलिया भट्ट, यहां लिखता हूं दीपिका पादुकोण, यहां लिखता हूं करीना कपूर, ठीक है जी। ये 4 हीरोइनें लिख दी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सैफ, ठीक है सर, यहाँ लिख दिया रणबीर, ठीक है सर, और यहाँ लिख दिया सनी देओल, और यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ तो इसलिए कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, रणवीर,
एक ऊपर वाला रणबीर है, ये रणवीर है, ठीक है जी। आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो बताइए जी, कैटरीना कैफ का तो कोई मैच मुझे दिखता नहीं, ठीक है। आलिया भट्ट का आंख मटक्का किसके साथ है, रिलेशनशिप किसके साथ है, रणबीर के साथ। दीपिका पादुकोण, बेटे ये तो हस्बैंड वाइफ है रणबीर और ये। करीना कपूर, बेटे सैफ के साथ इसकी वैसे ही शादी हो चुकी है। इसका मतलब आपको अगर मैं एक चीज दूं लेफ्ट हैंड साइड में और थोड़ा सा आप माइंड यूज करो तो आप उसकी रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल कर सकते हो। मैं इसी तरह से आपको अब यहां पर 5 पीरियड्स दे रहा हूं। मुझे नहीं पता भी कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने बताया भी नहीं हाउ आई विल कैलकुलेट, बट मैं आपसे ये कहता हूं कि मोटा मोटी प्राइमा फेसी आपको क्या लग रहा है दैट विद विच फिगर इट इज बीइंग रिलेटेड। इट मींस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड की मोहब्बत का इश्क के 2.5 अक्षर किसके साथ हो सकते हैं, और ये सारे के सारे 5 चीजें कहाँ जिसके साथ हो सकते हैं ना, ये जिसके साथ भी हो सकते हैं, ये यहां पे घूम रहे हैं। कहां घूम रहे हैं, कॉस्ट शीट में घूम रहे हैं। आई रिपीट, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड। इसकी जिनके साथ भी मोहब्बत है, अब इनका मतलब क्या देखेंगे, बट वो सारी मोहब्बतें यहां घूम रही हैं कॉस्ट शीट में। तो आपको ये बताना है कि प्राइमा फेसी आपके हिसाब से रॉ मटेरियल स्टेज या रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड किसके साथ रिलेट करता होगा आपके हिसाब से। तो बेटे बड़ा ही सिंपल है, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मेरे पास कितना रॉ मटेरियल है वो रिलेट करेगा कि मैं कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहा हूं। बड़ी सिंपल सी लॉजिकल सी बात है। आपके घर में कितने लीटर दूध पड़ा है वो डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं और वो कितना कितना दूध पीते हैं एक दिन में टोटल। उसके अकॉर्डिंगली ही आपके घर में इतना बैलेंस ऑफ मिल्क पड़ा है। इट मींस रॉ मटेरियल इन्वेंटरी इज रिलेटेड विद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मोटी सी बात होना चाहिए ना। वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, कितना मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है या पीरियड है, उसकी मोहब्बत किसके साथ होगी साहब। वर्क इन प्रोग्रेस होता कहां पर है, कौन से डिपार्टमेंट में होता है बेटे, आप बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए वर्क इन प्रोग्रेस की मोहब्बत, वर्क इन प्रोग्रेस कहां से आया बेटे, बेटे कहां आया बेटे, प्रोडक्शन में, फैक्ट्री डिपार्टमेंट में। इसका मतलब अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो दिस इज रिलेटेड विद दिस इज रिलेटेड विद दिस इज रिलेटेड विद फैक्ट्री। बोलो हाँ या ना तो बोल दो। और बेटे फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, और आई विल से प्रोडक्शन कॉस्ट, और आई कैन से फैक्ट्री कॉस्ट, कुछ भी कह दें आप। अच्छा अब ये बताइए फिनिश गुड्स, ये जो फिनिश गुड्स हमने ऊपर प्लस माइनस किया, इसकी रिलेशनशिप किसके साथ थी बेटे। पहले मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया, उसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स लेस किया, बिकॉज एज पर द FIFO नेट रिजल्ट जो आया दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको क्या लगता है फिनिश गुड्स के आंख मटक्का, इसकी मोहब्बत किसके साथ है। एक बच्चे थोड़ा प्रेशर डाल रहा है, बेटा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, आपने कॉस्ट शीट बनाई नहीं होगी इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। तभी मैंने कहा था कॉस्ट शीट बनाना जरूरी है। बेटा लॉजिक समझ लेंगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको मछली नहीं खाने को दे रहा, आई एम गिविंग यू आर्ट हाउ टू कैच अ फिश। कहीं पे भी होंगे फिश को कैच करिए और खा लीजिए। इसी तरह से एवरेज रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, बेटे ये क्रेडिट सेल से रिलेट करेगा। एवरेज पेबल्स पेमेंट पीरियड, बेटा ये परचेजेस से रिलेट करेगा, कंज्यूम से नहीं, परचेजेस से। आपने कितना परचेज किया दैट इज रिलेटेड विद पेमेंट। तो आराम से पहले ये 5 रेशोस लेफ्ट हैंड साइड में होल्डिंग पीरियड्स और 5 उनकी मोहब्बतें रिलेशनशिप लिख लें। उसके बाद फॉर्मूला ऐसे समझ आएगा बेटे, 2 मिनट के अंदर आप काम खत्म होने वाला, पूरी लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने ये लिख लिया। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड
I don't know what is the meaning of raw material holding period, and even I have not told you what is raw material holding period, and it is related with raw material consumed, and raw material consumed I can get it from cost sheet. Similarly, work in progress inventory, holding period. I am not aware what I mean by holding period, what I mean by working. But the point is, prima facie I can say that work in progress is related with factory cost, with production cost. Similarly, finished goods inventory is related with cost of production. Similarly, accounts receivable are related with credit sales. बेटे आप बताइए ना खुद ही, ठीक है जी. अब मैं आ रहा हूं कि इनका मतलब क्या है. बेटे अब ये मतलब समझना है और फिर फॉर्मूला हमारा अपने आप बन जाएगा. ठीक है जी. मैं सबसे पहले आपको मीनिंग समझा रहा हूं. रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड. आराम से अब समझना, बस ये लॉजिक समझ आ गया ना तो बाकी सब के लिए आप यूज कर सकते हैं. रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, इसका मीनिंग ये है कि आप अपनी कंपनी में, मैं अज्यूम करता हूं मारुति सुजुकी का एग्जांपल लेता हूं कि आप उस कंपनी के फैक्ट्री मैनेजर हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, एंड यू आर परचेजिंग रॉ मटेरियल इन एडवांस. बेटे एडवांस भी लेना पड़ेगा. आप मिल्क पहले ही एडवांस में लेते हैं, थोड़ी सुबह पीना शुरू कर देते हैं सब, लेकिन सुबह ही ले लेते हैं क्योंकि सारा दिन आपको कंज्यूम करना है. लेकिन सुबह दूध लिया 6 बजे सुबह मॉर्निंग में और कंजम्पशन स्टार्ट हुई 10 बजे, ब्रेकफास्ट के समय सबने पिया. तो बेटे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने दूध खरीद तो लिया, बट उसको होल्ड करना पड़ा क्योंकि एक्चुअली में कंजम्पशन स्टार्ट हुई 10 o'clock, जब ब्रेकफास्ट टेबल में सब लोग बैठे, मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स. एट दैट मोमेंट यू हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग. इट मीन्स द टाइम पीरियड in which you have, hold that inventory before production, before consumption, उस पीरियड का नाम है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. ठीक है जी. अब सुनना, आपने you have purchased a stock, you have purchased, आपने यहां पर परचेज किया. तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अज्यूम करते हैं आप पूरा दिन, बिकॉज वी हैव रिलेटेड विद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेट इट बी लाइक दिस. मैं फिगर्स ले रहा हूं, थोड़ा सा आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा. मैं एज्यूम करता हूं लेट इट बी 12 लाख रुपीज, इंडियन रुपीज इज द टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बिकॉज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज रिलेटेड विद कंज्यूम्ड. तो मैंने कहा 12 लाख रुपए इंडियन रुपीज मान लेते हैं 12 महीने का, 365 दिन का. अब एक बच्चा ना बड़ा ध्यान से देख रहा है, अच्छी बात है बेटे. 52 वीक्स का आपने कंजम्पशन किया 12 लाख. मैं अब आपको दूसरी स्टेटमेंट कहता हूं, ठीक है जी, हमने कॉस्ट शीट बनाई, 12 महीने की बनाई, 12 लाख रुपए कंजम्पशन आ गया. 12 महीने का कह दें, 365 दिन का कह दें, 52 वीक्स का कह दें. मैं अब आपसे ये कहूं कि ऑन एन एवरेज, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ऑन एन एवरेज आई ऑलवेज हैव एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंटरी. ऑन एन एवरेज आई ऑलवेज हैव अ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी बैलेंस ऑफ 1 लाख. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं. मैं इसको नेक्स्ट शीट में दोबारा से बताता हूं. पहली बात, हम सबको ये समझ आ गया दैट व्हाट आई मीन बाय रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. इट मीन्स द टाइम ऑफ परचेज अप टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन. दैट पीरियड इन बिटवीन दैट इज नेम्ड एज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. That is okay. Second point which I have told you is, because I want to calculate that holding period, so I have related, this period is related with raw material consumed. ये बात भी समझ आ गई. फिर मैंने फिगर्स यूज की. मैंने कहा let raw material consumed be 12 lakhs in a year, in 12 months. In 12 months. 12 महीने में, बिकॉज अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 months. सो लेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 12 lakhs.
And then I said that if I have a average raw material inventory level, अगर मैं ये आपको कहता हूं कि मेरे पास हमेशा एवरेज इन्वेंट्री लेवल and average inventory level is 1 लाख, मेरे पास हर समय 1 लाख का स्टॉक तो पड़ा ही रहता है, या मैं ऐसे कहूं कि आप के पास 1 लीटर ऑफ मिल्क रहता ही है हमेशा इन द रेफ्रिजरेटर, और मैं आपको ये कह दूं कि 5 मेंबर्स हैं फैमिली के और सब आधा आधा लीटर दूध पी लेते हैं, तो मैं ये कहूंगा 2.5 लीटर मिल्क उन्होंने कंज्यूम कर लिया एक दिन में। इसी तरह से 12 लाख रुपए का स्टॉक, 12 लाख रुपीज कंजम्पशन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हैज बीन कंज्यूम्ड इन 12 months and I have a closing stock of 1 lakh, then it is equal to how much period, then it is equal to how many months। तो बेटे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 लाख का स्टॉक अगर 12 महीने के बराबर है तो 1 लाख का स्टॉक कितने महीने के बराबर होगा, इतने में इतना तो इतने में कितना। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख अपॉन 12 lakhs इंटू 12, क्यों, बिकॉज मंथ्स में दिया था। अब ये 1 लाख क्या है बेटा, मैंने कहा जी 1 लाख इज एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। And what is this 12 lakhs? This 12 lakh is raw material consumed. And what is this 12? This is time period. बेटा फॉर्मूला बन गया। अब आपको रटना भी कुछ नहीं है। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी 1 मिनट वाली बात सुन ली तो पांचों के पांचों फॉर्मूले आपको अभी समझ आ जाएंगे। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड अगर निकालना है, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड निकालना है, अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है, अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड निकालना है, तो बेटे बड़ा ही इजी है। आप क्या करेंगे, आप कोई भी पीरियड निकालना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही करते हैं, रेशो तो तभी निकलती है। तो मैंने एक चीज लिखनी है न्यूमरेटर में, एक चीज लिखनी है डिनोमिनेटर में, और यहां पर लिख देना है टाइम। मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट द टाइम बी इन मंथ्स, तो मैंने इंटू 12 कर दिया, 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 इंटू 12 कर दिया। अज्यूम कर रहे हैं दैट वी वांट टू कैलकुलेट इन मंथ्स। अब बेटे ऊपर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है, तो मैं देखूंगा हाउ मच इज एवरेज बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। अगर वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है, वही लॉजिक, एवरेज बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी। बेटे कोई लॉजिक्स नहीं बताएगा, मैं टाइप लगा रहा हूं समझाने के लिए। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड निकालना है, तो एवरेज बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंटरी। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो एवरेज बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज पेबल्स पेमेंट पीरियड निकालना है, तो एवरेज बैलेंस ऑफ एवरेज पेबल। आराम से न्यूमरेटर में तो वही लिखेंगे जो निकालना है। नीचे क्या करेंगे बेटे, उसकी मोहब्बत, उसकी रिलेशनशिप जो भी अभी हमने देखी कॉस्ट शीट से, इसकी मोहब्बत किसके साथ है बेटे, इसकी मोहब्बत है रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ। इसकी मोहब्बत किसके साथ है बेटे, इसकी मोहब्बत है प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ या फैक्ट्री कॉस्ट के साथ। बेटे फिनिश गुड्स की मोहब्बत किसके साथ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह दें या गुड्स सोल्ड कह दें। इसकी मोहब्बत किसके साथ है, क्रेडिट सेल्स के साथ। और इसकी मोहब्बत किसके साथ है बेटे, क्रेडिट परचेज के साथ। मैं फिर रिपीट करता हूं, लॉजिक वही है, अभी मैं सबके लॉजिक्स बताऊंगा। आई हैव जस्ट टोल्ड यू द लॉजिक ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। इट मीन्स for how much period I have to hold that balance of raw material before consumption, that is the time period between purchase
and consumption. It means receipt of that inventory and issue of that inventory from the stores department. That gap is named as raw material inventory holding period. Work in progress inventory period means फैक्ट्री में चला गया वो सामान और फैक्ट्री से बाहर कब निकला. It means how much time period it will require to convert from raw material to finished goods. उतने पीरियड तक मुझे वो WIP होल्ड करके रखना पड़ेगा. फैक्ट्री से निकल गया बट अभी बिका नहीं. How much period for which I have to hold that finished goods to sell to the customers? उस पीरियड को हम बोलते हैं finished goods. You getting my point? अब मैंने बेच दिया तो मुझे कैश कितने पीरियड के बाद मिलेगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड. और मैंने पेमेंट कितनी की रॉ मटेरियल की कितने दिनों के बाद. सो दिस इज द लॉजिक ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो मैंने मेहनत की. अब आप पहले लिखें, मैं कुछ और एक्सप्लेन करूंगा बट पहले आप इसको लिख लें. उम्मीद है कि जो मैंने आपको अभी तक बताया आपने लिखा होगा. बेटे लिखना तो चाहिए, आगे आप समझदार हैं. तो यहां लिख रहे हैं बेटे ऑपरेटिंग साइकिल रेशियोस लिखेंगे, सभी लिखेंगे, और वर्किंग कैपिटल रेशियोस. बस बेटा 2-3 मिनट की बात रह गई, मुझे पता है लंबी होगी क्लास, बट क्या करें वो कंसेप्ट्स चल रहे थे तो जब तक हम पूरी रिलेशनशिप नहीं बताऊंगा आपको फिर लॉजिकली समझ ही नहीं आएगा ना. इसलिए मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप लॉजिक बताने के लिए टाइम लगा. ऑपरेटिंग साइकिल रेशियोस. अब एक बच्चे ने कमेंट किया सर बहुत बढ़िया समझ आया, अच्छी बात है बेटे. ऑपरेटिंग साइकिल रेशियोस का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियोस भी कह सकते हैं. पहली रेशियो है रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड. रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड. रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड का नाम है इट इंप्लाइज लेंथ ऑफ टाइम. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटे, ये जो मैंने लॉजिकली अभी लिखी है. इट इंप्लाइज लेंथ ऑफ टाइम रॉ मटेरियल आर हेल्ड बिटवीन. मैंने 2 P लिखे हैं, टाइम ऑफ परचेस अप टू टाइम ऑफ इश्यू फॉर प्रोडक्शन. उस पीरियड का नाम है रॉ मटेरियल, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास तैयार होनी चाहिए, अदरवाइज स्टॉक आउट हो जाएगा. ठीक है जी. इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आपने समझ ही लिया. एवरेज बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को प्रेफरेंस 1 देंगे. सपोज करते हैं आपको क्वेश्चन में एवरेज बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री नहीं दिया तो मैंने उसके नीचे लिख दिया वी कैन यूज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री ऑल्सो, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऑल्सो. तो घबराना नहीं है, पहले लिख लो, अभी समझाऊंगा. ये नहीं तो ये कर देंगे, जुगाड़ करके आंसर निकाल के आएंगे. एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री स्लैश कॉमा क्लोजिंग इन्वेंटरी अपॉन मटेरियल कंज्यूम्ड और मटेरियल यूसेज इनटू, मैंने D डेज, W वीक्स, M मंथ्स, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है जी. अब मैंने कहा कि अगर कंज्यूम्ड आपको बताया भी दिया कॉस्ट शीट में हाउ वी कैन कैलकुलेट कंज्यूम्ड ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. बट स्टिल इफ यू वांट टू राइट डाउन, बेटे ये प्यार है, दिल खोल के दे रहा हूं आपको. अब कहते हैं ना कि सुनार ही सोने की कदर देख सकता है. अब अगर आप सुनार हैं तो शायद आप इसकी कदर समझ पाएंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड. अब ये जो 2 लाइंस लिखी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. इट इंप्लाइज लेंथ ऑफ द टाइम गुड्स स्पेंड इन प्रोडक्शन. इट मींस 0% से 100% आने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसका नाम है वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड. तो इसको लिख लें. जैसे नैनो कार है, जैसे मैंने मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया, तो आपको पता है इट इज रिलेटेड विद फैक्ट्री कॉस्ट. ठीक है ना. तो हमने किया कि इतनी फैक्ट्री कॉस्ट है 12 महीने में, अगर इतना बैलेंस है तो ये कितने महीने के बराबर होगा. नाउ हाउ मच इज द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर 12 मंथ्स, दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम कॉस्ट शीट. That this much is the factory cost, because we know that work in progress is related with factory cost, and I am given with annual factory cost, annual production cost. Now this annual production cost is for 12 months, and if this is a work in progress, then it is equal to how many months. We can use cross multiply, and I have just derived the formula. So first preference which I will be giving is on average balance of WIP. If it is not given, I can use closing balance of WIP, but the relationship is in the denominator factory cost or production cost, which I have just told you how to derive it. Into time period वो देख लेंगे. Finished goods. अच्छा ये बात लिख लीजिए. अगर मान लेते हैं आपको फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिया है ना, कॉस्ट शीट है. अब जैसे कॉस्ट शीट है सर, आपको यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट गिवन नहीं है,
तो आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे चले जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कॉस्ट शीट को बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। You're getting my point? Supposingly you require factory cost and factory cost is not given to you. You are either given with the prime cost or total cost of production. तो मैं पीछे जाने की बजाय आगे जाऊंगा। वही बात लिखें। In case factory cost or production cost has not been specified or calculated, then we can use forward either cost of production or cost of goods sold. लिख लेंगे बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट है जी, सेकंड लास्ट है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इट मींस एसीसीए बनने के बाद और जॉब लगने के बीच में कितना टाइम पीरियड लगा। इट इंप्लाइज लेंथ ऑफ द टाइम फिनिश गुड्स आर हेल्ड बिटवीन कंप्लीशन एंड सेल। बन गए, जब स्टार्ट किया तो लगा था जॉब मिल जाएगी, लेकिन कुछ टाइम लग गया। मिलेगी तो सही, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। So that time between actual sale and the production, that is named as finished goods holding inventory holding period, and it can be calculated with the help of average balance of finished goods. And because it is related with cost of production or cost of goods sold, and that cost of goods sold supposedly is for 12 months. So if this is the cost of goods sold for 12 months, if this is the balance of inventory of finished goods, then it is equal to how many months, how much period. That is finished goods inventory period. Please write down the formula. First preference we will be giving to average finished goods inventory held. If not given to me, I will use closing balance of finished goods inventory, और इसकी मोहब्बत है cost of goods sold के साथ, इनटू वो तो छोड़ दीजिए आप, अकाउंट्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। बेटे आप कितने पीरियड का उधार देते हो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई पूरे ईयर, लेट इट बी एनी पीरियड, क्रेडिट सेल्स इतनी है इन फॉर 12 मंथ्स, एंड इफ दिस इज द एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स और दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, then it is equal to how much period, तो मैं उसको मंथ्स में, डेज में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो लिखिए एवरेज बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स। पहली प्रेफरेंस तो एवरेज को ही देनी है। एक बच्चा कहता है सर एवरेज कैसे निकालते हैं? बेटे सिंपल एवरेज नहीं सुना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एवरेज। एवरेज बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स स्लैश क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स। फर्स्ट प्रेफरेंस वी विल गिव टू क्रेडिट सेल्स। नहीं गिवन है टोटल सेल्स। इट मीन्स हाउ मच क्रेडिट इज बीइंग ग्रांटेड टू कस्टमर्स। फॉर्मूला आपको पता चल गया है, अभी नेक्स्ट क्लास में फिर बता दूंगा। आप इस बात को लिखिए, हाउ मच क्रेडिट इज ग्रांटेड टू कस्टमर्स। लास्ट है जी, कंप्लीट हो रहा है। ट्रेड पेबल और पेमेंट पीरियड, कि आप कितने पीरियड के बाद परचेज आज किया, पेमेंट कब की, कितने पीरियड का आपने क्रेडिट उधार लिया, कहां से, सप्लायर से। तो परचेजेस कितनी है, क्योंकि सप्लायर्स आर रिलेटेड विद परचेजेस। आपने कंज्यूम कितना किया हमें मतलब नहीं है। क्या पता आपके पास पहले से स्टॉक को कंज्यूम ज्यादा किया हो, परचेज कम है, या परचेज ज्यादा है कंज्यूम कम है। सप्लायर्स आर ओनली इंटरेस्टेड इन परचेजेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल परचेजेस अगर इतनी है, इतने पीरियड की, और इतना बैलेंस है अकाउंट्स पेबल का, तो इट इज इक्वल टू हाउ मच पीरियड, सो एवरेज बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स or closing balance of trade payables divided by credit purchases, if not given total purchases, if not given raw material consumed, सब लिख दिया जुगाड़, सब बताऊंगा मैं आपको। इनटू टाइम पीरियड 12 365 52। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में प्रैक्टिकल भी कराने वाला हूं, ठीक है ना। कैप्लन अपने पास रखिएगा, कैलकुलेटर बाहर निकाल के रखिएगा, और आज का लेक्चर ईमानदारी से एक बार दोबारा से चेक कीजिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बी हैप्पी, बी जॉली। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए बड़ा सारा गूगल से कुछ साइट्स निकाली हैं, मैंने कहा लगा कि आप देखेंगे। बेटे ये प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी बताया था मैंने आपको, ठीक है जी। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था।
मैंने आज का लेक्चर इसी से स्टार्ट किया। फिर मैंने आज मुख्य जो आप देखें लास्ट 15, 20, 25 आधे घंटे में जो मैंने बताया, दैट इज इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज इन रिलेशन टू विकीपीडिया। मैं जनरली विकीपीडिया को बहुत लाइक करता हूँ, तो आप देखिए विकीपीडिया में पूरा बताया हुआ है व्हाट इज कन्वर्जन साइकिल एंड हाउ इट इज लिक्विडिटी एंड रिस्क रिलेटेड विद दैट, पूरा बिट है समझाया हुआ उन्होंने। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा विकीपीडिया रिलेट कर देते हैं तो आपको बड़े ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। फिर मैंने आपको डोमिनोज पिज़्ज़ा एक एग्जांपल बताना था कि विकीपीडिया ने बताया कि हाउ मच इज द ऑपरेटिंग साइकिल और कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा। इसको अगर हम कंपेयर करें विद लार्सन एंड टोरबो, बेटे लार्सन एंड टोरबो बताइए कौन सी कंपनी है, क्या बनाती है बेटे, कॉन्ट्रैक्ट करती है बड़े बड़े ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। If I compare operating cycle of Domino's with Larsen and Tourbo, operating cycle of Domino's will be very small as compared to Larsen and Tourbo. So it depends upon the nature of the business. उसके बाद फिर मैंने बताने की कोशिश की that what are the components of that operating cycle, how we can calculate that components, and for that I should know cost sheet, and cost sheet के बाद फिर मैंने holding period की relationship बताई from the cost sheet. Then I have told you what is the formula for that, logical way of to calculating that formula. फिर हमने उसके formulas को लिखा, और आपने जब लिखा तो अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे, हमें सब याद ही है इन्हीं बातों के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।